हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हूं दीपक कुमार। आजकल हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। उसी क्रम में हमने चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ लिया है। आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले क्लास 9th में आप लोगों ने इनको पढ़ा है कि किसी बिंदु को किसी तल पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं बेटा, कार्तीय पद्धति क्या होती है, कार्टीजन सिस्टम समझ देते हैं। सबसे पहले कार्तीय तल, जिसे हम लोग कार्टीजन सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है ये? इसमें मुख्य रूप से दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं बेटा, कुछ इस तरीके से। ये x कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, x डैश, ये होता है y और ये ये हमारे पास क्या होता है, जीरो, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक अगर लिखेंगे तो क्या होते हैं बेटा, 0,0। ठीक है। ये वाली वर्टिकल लाइन में होती है, इसे हम लोग कहा जाता है एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस कहते हैं इसे। ये जानते हैं आप क्या कहलाती है, ये वाली रेखा जो कहलाती है क्या कहलाती है, वाई अक्ष या वाई एक्सिस। इन सब के बीच में एक दूसरे पर क्या होती है, 90 अंश पर एक दूसरे को क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती है। जीरो के इस तरफ ये सारी की एक्स अक्ष यहां पर क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है ना। ये एक्स क्या होता है, धनात्मक होता है। इसमें एक्स के सारे धनात्मक आएंगे। इधर एक्स अक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है बेटा। इसी तरीके से वाई ऊपर की तरफ कैसा होता है, धनात्मक होता है, और वाई नीचे की तरफ कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। इतनी बात आसान है, समझ में आई होगी। इस सिस्टम को कार्तीय सिस्टम कहा जाता है, कार्तीय तल कहा जाता है, या कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है ना। इसे तल लगने से पद्धति लिखते हैं ना, कार्तीय पद्धति है ये। सिस्टम कार्टेशियन जहां भी पढ़ोगे आप, चाहे 2D में पढ़ेंगे अथवा 3D में पढ़ेंगे, जहां एक्स वाई या जेड आते हैं, एक्स वाई आएगा तो दो तलीय कार्टेशियन सिस्टम हो जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा तो 3 डायमेंशनल ज्यामिति हो जाएगी ना। तो ऐसी स्थितियों में सारे ये कार्टेशियन सिस्टम कहलाते हैं, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, दोनों आपस में लंबवत होते हैं। ऊपर वाले वाई अक्ष क्या कहलाता है, धनात्मक, नीचे वाला वाई अक्ष क्या कहलाता है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। एक्स अक्ष कैसा होता है, धनात्मक, इधर एक्स डैश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इतनी चीज आई थिंक समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे नोट पॉइंट लिखते हैं, या अभी आगे बढ़ते हैं। चतुर्थांश समझ लेते हैं बेटा, क्या समझ लेते हैं। अब इस पद्धति को कार्टेशियन पद्धति है, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, QUA DRANTS, कोऑर्डिनेट्स।
जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये क्या है एक्स डैश है, ये क्या है बेटा वाई डैश है। ध्यान देते हैं ये मूल बिंदु होता है 0, ये इस तरफ एक्स एक्स कैसा है धनात्मक, वाई एक्स कैसा है धनात्मक। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसमें चिन्हों की परिपाटी समझ लेते हैं। चतुर्थांश में चिन्हों की परिपाटी, यहाँ पे ध्यान दे देंगे एक्स अक्ष भी धनात्मक है और वाई अक्ष भी धनात्मक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कैसे चलेंगे बेटा, दोनों धनात्मक होंगे। यहाँ देखें वाई अक्ष तो ऋणात्मक है लेकिन एक्स अक्ष कैसा है अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, तो यहाँ पे चिन्हों की परिपाटी कैसे चलती है बेटा कुछ इस तरीके से चलती है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखें एक्स अक्ष भी निगेटिव और वाई अक्ष भी निगेटिव है। इस वाले चतुर्थांश में देखते हैं तो एक्स अक्ष तो धनात्मक है, वाई अक्ष कैसा है ऋणात्मक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस चिन्ह चलता है। ये है हमारे पास चिन्हों की परिपाटी, यानी कि किस चतुर्थांश में कौन सा एक्सेस पॉजिटिव होगा, कौन सा एक्सेस नेगेटिव होगा, ये कहां से पता चलता है बेटा इन चतुर्थांशों से पता चलता है। आशा है ये चीज समझ में आई होगी। अब समझते हैं, इसको नोट करते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए इनमें कुछ और चीजें हम बताते हैं। अब बात करते हैं बेटा कार्तीय तल की। कार्टेशियन सेम वही चीज, दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे पर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स डैश, ये है हमारे पास वाई और ये है वाई डैश, ये क्या है मूल बिंदु अर्थात। यानी कि एक तल पर दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए खींची जाएं तो वहां पे एक तल का निर्माण करती हैं, जिसे कार्तीय तल कहा जाता है। एक्स अक्ष पर यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, भुज कहते हैं। वाई अक्ष के निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो निर्देशांक को हम बेटा कुछ इस तरीके से लिखते हैं, भुज कामा कोटि, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अब निर्देशांक में चिन्ह की स्थिति को, निर्देशांक के चिन्हों को देखकर हम बता सकते हैं कि वह निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे हमने लिया 2 - का 3,
अब 2 क्या है बेटा, भुज है, यानी कि एक्स अक्ष का निर्देशांक। 3 क्या है, कोटि है। तो कुछ ऐसे आएगा, ये 1 होगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 1 होगा, ये 2 होगा और 3 होगा। जो निर्देशांक है -2 3, -2 से ऐसे चलेंगे बेटा, है ना। तो ये बिंदु हमारे पास आएगा -2, 3 किस चतुर्थांश में आ गया। वैसे भी देख के बता सकते हैं, यहाँ पे दोनों चिन्ह कैसे आते हैं, धनात्मक। इस वाले में क्या आएगा, एक्स अक्ष ऋणात्मक और वाई अक्ष कैसा धनात्मक, एक्स अक्ष ऋणात्मक है, वाई अक्ष धनात्मक है। तो ये कहाँ आएगा, ये है द्वितीय चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ये सब चीजें आप लोगों ने कक्षा 9 में बहुत ध्यान से पढ़ी हैं, उन्हीं को हम लोग वर्क करते हैं। आगे हम बात करते हैं, नोट में ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष के समांतर, है ना, एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे, कुछ ऐसे ही खींचेंगे बट रेखा वाई अक्ष पर क्या होगी, वाई अक्ष पर क्या होगी बेटा, लंब होगी। इसी प्रकार क्या होगा बेटा, वाई अक्ष के समांतर कोई भी रेखा क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष पर क्या होगी बेटा, लंब होगी। देखो वाई अक्ष के समांतर खींचोगे, कुछ ऐसे ही खींचेंगे बेटा, ऐसे। तो क्या है, एक्स अक्ष पर लंब है कि नहीं है, आसान है, समझ में आया होगा। कार्तीय तल हमने बता दिया, कार्टेशियन सिस्टम आपको बता दिया हमने आपको, है ना। ये बेसिक हो गया जो आप कक्षा 9 में अक्सर पढ़ते आ रहे हैं। कुछ नोट पॉइंट और देख लीजिए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बिंदु देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, प्लस माइनस a कामा में 0 हो सकते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित हो, एक्स अक्ष पर स्थित होगा या तो ये धनात्मक दिशा में होगा अथवा ऋणात्मक दिशा में होगा। धनात्मक दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा, a कामा 0, ऋणात्मक दिशा में होगा तो -a कामा 0। y का कोऑर्डिनेट संभव नहीं है। इसी तरीके से चौथा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, y अक्ष पर स्थित है ना, कोई भी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा बेटा, y अक्ष पर है तो 0 कामा प्लस माइनस b हो जाएगा। या तो क्या होगा, y अक्ष पर बिंदु होगा, ऊपर धनात्मक की दिशा में होगा अथवा नीचे की दिशा में होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर बेटा, 0 होगा। समझ रहे हो? आपको हमने पहले बता दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 कामा 0 होते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से, है ना, एक्स अक्ष की लंबवत दूरी क्या होगी बेटा, 0 होगी। अब भाई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है और एक्स अक्ष से ही दूरी पूछ रहा, तो दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार 7 नंबर क्या है, वाई अक्ष पर
स्थित किसी बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी क्या होगी बेटा? शून्य होगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, इससे ज्यादा का इसका कोई भी उपयोग है नहीं आपका, है ना। 9th का आपका लगभग सारी चीजें यहाँ कवर हो गई हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ये कुल मिला के आज हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं किसका बेटा? निर्देशांक ज्यामिति। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये तो अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक अच्छा 9 के दृष्टिकोण से था। ज्यामिति में मतलब कार्तीय तल क्या होता है, या कार्तीय तल पर बिंदुओं को कैसे प्रदर्शित कराया जाता है, चिन्ह की परिपाटी क्या है, या कार्तीय तल में जो एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है उनके निर्देशांकों को हम क्या कहते हैं। एक्स अक्ष पर कोई अगर बिंदु स्थित है तो वाई अक्ष से सापेक्ष वो क्या होंगे, लंबवत होंगे, या एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, शून्य। इन तरीके की चीजों को हमने सीखा। अब हम बात पढ़ते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। कक्षा 10 में जो मुख्य रूप से सिलेबस स्टार्ट है वो है मुख्य रूप से कार्तीय तल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। क्या है पहला टॉपिक आपके पास है कार्तीय तल में स्थित दो बिंदुओं की दूरी। देख लेते हैं बेटा, माना कोई एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 कामा में क्या है y1, तथा b कोई एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं x2 कामा में y2। ठीक, इस तरीके से कोई तो इनके बीच की अगर दूरी निकालें तो इसे क्या कहेंगे बेटा, AB कहेंगे। AB बराबर जो हम सूत्र बनाते हैं बेटा कुछ इस तरीके से, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे अक्सर d से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर AB भी लिख सकते हैं, जिन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। इसी सूत्र को अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, d लिखें या AB लिखें बात एक ही है। बराबर में क्या है, ये क्या है बेटा भुज है, क्या लिख सकते हैं, भुजों का अंतर, भुजों के निर्देशांकों का अंतर, बात वही है, का अंतर का वर्ग माइनस है ना कोटि का अंतर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ज्यादातर ये चीजें बताई नहीं जाती है, मतलब नहीं बनता। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको भ्रमित नहीं होना, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में क्या होगा, आपके ऋणात्मकता का असर पर नहीं कोई असर पड़ेगा। इसके आगे हम लोग याद रखना मात्रक अवश्य लिख देंगे, है ना, क्योंकि दूरी है, दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता जरूर है, चाहे वो सेंटीमीटर और डेकामीटर और हेक्सामीटर और मीटर और किलोमीटर कुछ भी हो। लेकिन चूंकि कार्तीय तल पे पढ़ रहे हैं तो कार्तीय तल पे मात्रक का विशेष महत्व नहीं, लेकिन फिर भी हम मात्रक लिख के छोड़ेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस दूरी के सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दूरी के सूत्र पर आधारित प्रश्न या प्रयोग, है ना, आधारित प्रश्न क्या क्या बनते हैं हम आपको बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला होता है बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना, है ना। क्या पहला हो सकता है, संरेखीय बिंदुओं पर आधारित, क्या हो सकता है, संरेखीय बिंदुओं पर
आधारित प्रश्न। ठीक, कैसे होते हैं समझाते हैं। मान लीजिए कोई 3 बिंदु होंगे, माना कोई ए कामा बी तथा सी 3 बिंदु हैं। यह संरेखीय होंगे यदि क्या हो जाए, ए बी के मध्य की दूरी प्लस बी सी के मध्य की दूरी बराबर क्या हो जाए, ए सी। कैसे हो रहा है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या, संरेखीय। सन मतलब एक ही रेखा पर स्थित, तो हो रहा बेटा ए बी दूरी बी सी दूरी क्या हो जानी चाहिए, ए सी के बराबर होगी। अगर ये बराबर हो रहा है तो क्या हो जाएंगे बेटा, संरेखीय हो जाएंगे, नहीं तो संरेखीय नहीं होंगे। आशा है समझ में आएगी। दूसरा बेटा समदूरस्थ बिंदु के आधार पर, है ना, समदूरस्थ बिंदुओं पर आधारित समदूरस्थ आधारित प्रश्न कैसे करेंगे बेटा। माना P बिंदु P बिंदु A व B से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तब क्या करोगे बेटा, कुछ ऐसा होगा, ये मान लीजिए बिंदु B है और ये क्या है, A है, ये क्या है, B है। A से P की दूरी और B से P की दूरी के बीच की दूरी कैसी है, समान है। तो क्या आप करोगे, AP की दूरी बराबर में PB की दूरी का कंसेप्ट लगाएंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। कुछ इस तरीके से आप लगाओगे, जो भी मान होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी सूत्र यही लगाओगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। फिर आप क्या कर दोगे, दोनों पक्षों में क्या कर दोगे, वर्ग करने पर। ठीक है, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हल कर देंगे। कई बार यहां से शर्तें आ जाती हैं, कुछ हमसे रेखा पूछ लेता है, ऐसे तरीके के सवाल करेंगे। ठीक है ना। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम आपको बहुत सारे तथ्य बताएंगे बेटा। तीसरे नंबर पर है ज्यामितीय आकृतियों पर प्रश्न। क्या आ जाएंगे, ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित प्रश्न। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक है। मान लीजिए इसके अंदर पहला भाग है, मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हैं, उन 3 बिंदुओं से हमसे कहते क्या, त्रिभुज सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, जब ज्यामिति पर आकृतित होंगे तो आकृतियां हमारे पास क्या होगी, पहले नंबर पर क्या होगा बेटा, त्रिभुज होगा। फिर क्या होगा, चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज में क्या होगा, हमारे पास आयत होगा। फिर क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है ना। और फिर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। और फिर क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है। इस तरीके से होगा। त्रिभुज पर भी क्या हो सकते हैं हमारे पास, समकोण हो सकता है ना। और क्या होगा,
समबाहु हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, इस तरीके पे आधारित है ना। तो इसके अंदर हम पहली आकृति लिख लेते हैं बेटा, क्या, त्रिभुज। त्रिभुज में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले क्या है बेटा, त्रिभुज। त्रिभुज में पहला ही बिंदु हम लिखते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, सभी भुजाओं की दूरी कैसी आ जाए बेटा, समान हो जाए, समान हो जाए, ये हम करेंगे। जैसे क्या हो जाए, ए बी बराबर में क्या हो जाए, बी सी बराबर में क्या हो जाए, सी। अर्थात हम त्रिभुज कुछ ऐसा बना लेंगे बेटा, है ना। भाई समद्विबाहु त्रिभुज तभी होगा जब ए बराबर में क्या हो जाए, बी सी, सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरे नंबर पर लिखते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के लिए आप क्या करोगे बेटा, है ना, कोई दो भुजाएं, कोई दो भुजाओं की दूरी, है ना, ऐसे लिख लो, कोई दो भुजाओं की दूरी कैसी हो जाए बेटा, समान हो जाए। कोई दो दूरी क्या हो जाए, समान हो जाए। अर्थात या तो क्या हो जाए, ए बी बराबर में बी सी आ जाए, या बी सी बराबर में क्या हो जाए, ए सी हो जाए। कोई दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जाए। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज के लिए कोई भी भुजा, कोई भी भुजाएं, कोई भी भुजाओं की दूरी समान ना हो। चौथे नंबर पर ध्यान दीजिए। हालांकि ये बिंदु हमें बाद में लिखने चाहिए, चूंकि लिख गए हैं कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, है ना। त्रिभुज, है ना, तीन बिंदु त्रिभुज बनाएंगे यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। नहीं समझ पाए भाई, त्रिभुज बनेगा तभी तुम आगे बढ़ेंगे। अगर हमसे एक पूछ देता है त्रिभुज बनाएगा अथवा कि नहीं बनाएगा, तो सबसे पहले यही करेंगे कि नहीं, जो दूरियां निकालेंगे भुजाओं की, उन दूरियों में दो भुजाओं को हम जोड़ देंगे, वो दो भुजाएं क्या हो जाए, तीसरी भुजा से ज्यादा हो जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो वो त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु बनाएंगे, सभी दूरियां बराबर हो जाए, समद्विबाहु बनाओगे उनकी दो दूरियां बराबर हो जाए, है ना। फिर क्या कराएंगे, विषमबाहु बनाएंगे, कोई भी दूरियां बराबर ना हो। और पांचवें नंबर पर इंपॉर्टेंट आता है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा यदि क्या, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के
हो। वही पाइथागोरस की प्रमेय। भाई त्रिभुज में सारी भुजाएं निकालेंगे, तीनों भुजाओं में क्या करेंगे, कोई एक बड़ी भुजा आएगी, उस बड़ी भुजा का क्या करेंगे वर्ग, और जो छोटी छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ दें। अगर आपस में बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ये दूरी के सूत्र के प्रयोग पर आधारित ये प्रश्न आते हैं आपके पास। त्रिभुज हो गया। अब आता है बेटा क्या, बी नंबर पे आता है आपके पास चतुर्भुज। चतुर्भुज में बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे पहले लेते हैं बेटा आयत। आयत अगर हमें सिद्ध करना है तो क्या होगा, आयत के लिए आमने सामने की भुजाएं क्या हो बेटा, बराबर, तथा उनके विकर्ण भी क्या हो, बराबर। अब मान लीजिए ये कोई चित्र बनेगा आपके पास आयत का, ये क्या है, ए बी सी और डी, और ये क्या होंगे उनके विकर्ण। तो हो क्या रहा है, हमने बताया ए बी बराबर में क्या हो जाए सी डी, साथ में क्या हो जाए सी बी बराबर में क्या हो जाए ए डी, और विकर्ण भी क्या हो जाए आपस में बराबर, अर्थात ए सी बराबर में क्या हो जाए बी डी। अगर आयत सिद्ध करना है तो ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। इसमें भी वही क्या बेटा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, लेकिन उनके विकर्ण असमान हो। ठीक है, उनके विकर्ण क्या हो, असमान हो। उनके विकर्ण क्या हो बेटा, असमान हो। वही चीज क्या हो जाए, ए बी बराबर में क्या हो जाए सी डी, तथा सी बी बराबर में क्या हो जाए ए डी, लेकिन हमारे पास ए सी बराबर बी डी ना है। ठीक है ना, भुजाएं तो आमने सामने की बराबर होंगी, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना, क्योंकि शायद चलिए देख लेते हैं अगर आ जाए तो। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है बेटा वर्ग। क्या आता है, वर्ग। इसमें क्या हो जाएंगे, सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, तथा विकर्ण भी बराबर होंगे। यहां पे ध्यान देना, विकर्ण बराबर होने मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण भुजाओं के बराबर नहीं होंगे। दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण आपस में बराबर होंगे, है ना। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर में बी सी बराबर में क्या हो जाएगा सी डी बराबर में क्या हो जाएगा ए डी, साथ ही क्या हो जाएगा ए सी बराबर में आ जाएगा बी डी के, है ना। चौथे नंबर पे आता है आपके पास समचतुर्भुज। इसमें क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं समान होंगी, बराबर होंगी, समान होंगी, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अर्थात ए बी बराबर में क्या हो जाएगा बी सी बराबर में क्या हो जाएगा सी डी बराबर में ए डी, लेकिन ए सी बराबर नहीं होगा बी डी के।
कुछ इस तरह के इन पर आधारित प्रश्न है। अन्य ये 4 ही मुख्य रूप से हैं, समलंब इसमें आपसे पूछता नहीं है। अगर इनमें से कोई भी शर्तें नहीं, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं हुए कोई संबंध ही नहीं आ रहा, मतलब आमने सामने की बराबर बराबर नहीं हो रही, तो चतुर्भुज है, लेकिन विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। ये चतुर्भुज के प्रकार हैं, चतुर्भुज के प्रकारों की हमने चर्चा करी। चतुर्भुज तो कुछ भी चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। उनमें अगर ये शर्तें पूरी करता है तो विशेष प्रकार का चतुर्भुज हो गया, ये आयत हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज, ये विशेष प्रकार के चतुर्भुज है चतुर्भुज के प्रकार है। आशा ये चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। अब देखिए आपके पास दूरी पर आधारित प्रश्न हो गए आपके पास, है ना। आपके पास में एक और टॉपिक है विभाजन सूत्र, है ना। क्या है आपके पास? विभाजन सूत्र। जिसे हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। इसमें 2 होते हैं बेटा, पहला देख लेते हैं। पहला है बेटा अंतः विभाजन। क्या है? अंतः विभाजन से कहते हैं इंटरनली, है ना, सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई एक रेखा है AB, जिसे बिंदु P पर कोई M1 और M2 रेस में डिवाइड करता है, तो हमें P के निर्देशांक चाहिए होते हैं, जिन्हें हम कैपिटल X अथवा कैपिटल Y के नाम से जानते हैं। A1 के निर्देशांक दे रखे होंगे बेटा x1, y1। इसी तरीके से B के निर्देशांक दे रखे होंगे आपको x2, y2। ठीक, समझ में आया? तो यहां से देखिए x का अगर सूत्र लिखना चाहेंगे तो m2 के साथ में आएगा x1 प्लस m1 के साथ में x2 अपान में क्या हो जाता है बेटा m1 प्लस m2। इसी तरीके से y का निर्देशांक लिखना चाहें तो m2 के साथ में आएगा बेटा y1 और प्लस m1 के साथ में आएगा y2 अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना बेटा। कोई एक रेखा है, रेखा को बिंदु P 2 भागों में बांट रहा है, एक M1 है, दूसरा क्या है M2। ये रेशियो है, ये क्या है इसके रेशियो, जिसे हम लोग M1 जहां M1 व M2 क्या है, अनुपात है बेटा। आपके प्रश्न में या तो सीधे अनुपात दे रखा होगा, तो उस अनुपात में किसी एक को M1 किसी एक को क्या मान लेंगे M2 मान लेंगे। ये अनुपात है, इस अनुपात में इस रेखा को विभाजित कर रहा है। ठीक है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिखना चाहते हो निर्देशांक के रूप में, तो एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं बेटा m2x1 प्लस m1x2 अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कामा में m2y1 प्लस m1y2 अपान में m1 प्लस कुछ इस रूप से भी लिख सकते हो, है ना। हम ज्यादातर पढ़ाते वक्त एक रूप। ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो M1 और M2 रेशियो दे रखे हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकाशित होते हैं। आपके एनसीईआरटी से M और N से प्रदर्शित करती है, तो M की जगह M1 की जगह पे M और M2 की जगह पे N लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आप इसका देख लीजिए बेटा, क्या बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन इसे कहते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली सेक्शन। अब मान लीजिए ये हमारे पास कोई AB रेखा है, जिसके A के निर्देशांक हमारे x1, y1 तथा B के निर्देशांक हमारे x2, y2 है।
बाहर से कोई एक रेखा आ रही है, बाहर से कोई रेखा P है जिसने क्या करा, बाहर से आकर के इस रेखा को डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए पहला जो उसकी दूरी है वो कितनी है, m1 है, और इस वाले की दूरी क्या है बेटा, m2 है। P से लेके A के बीच की दूरी कितनी है, m1 है, और AB की दूरी कितनी है, m2 है। तो बिंदु क्या बाहर से आया है, इस B में जुड़ गया, इस AB रेखा को दो भागों में बांट दिया। तो यहां पर जब इसका सूत्र चलता है बेटा, तो कैपिटल X बराबर, चूंकि बड़ा है तो यहां पे लिखेंगे m1 के साथ में क्या आएगा बेटा, x2 आएगा, और माइनस के साथ m2 के साथ में क्या आ जाएगा, x1 अपान में क्या हो जाएगा, m1 माइनस का m2। क्योंकि एक्सटर्नली है तो माइनस चलता है। y बराबर में फिर से m1 के साथ y2 माइनस का m2 के साथ में y1 बटे में m1 माइनस। ध्यान रखिएगा, ये घटाने का क्रम, मतलब जो रेशियो हमारा बड़ा होगा उसी में से हम दूसरा घटाएंगे, है ना। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, है ना। एक निर्देशांक के रूप में अगर लिखना चाहो एक ब्रैकेट में, तो कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, m1 x2 माइनस का m2 x1 अपान में m1 माइनस का m2 कॉमा में m1 y2 माइनस का m2 y1 बटे में m1 माइनस, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पे आधारित क्या हो जाएगा बेटा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकलता है बेटा, ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए ये ए बी रेखा है, ये क्या है, ए और बी, इसका निर्देशांक हमारे पास x1 कामा में y1 और इसके निर्देशांक है x2 कामा में y2। मान लीजिए P बिंदु है जिसके निर्देशांक x कामा y होंगे, मध्य बिंदु है, तो ये वाली दूरी भी कितनी है बेटा, 1 मान लेंगे, और ये वाली दूरी भी कितनी मान लेंगे बेटा, 1 मान लेंगे। ये हो गया मध्य बिंदु। निर्देशांक कैसे निकलते हैं बेटा, तो x का कोऑर्डिनेट आपका निकलता है बेटा x1 प्लस x2 अपान में 2, और y का कोऑर्डिनेट निकलता है y1 प्लस y2 अपान में 2, है ना। या इसे एक साथ लिखना चाहते हैं तो x1 प्लस x2 अपान में 2 कॉमा में y1 प्लस y2 अपान में 2 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट जब एक साथ लिखते हैं x और y के, तो उनके बीच में कामा लगाते हैं। आसान है, कितनी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए इस पे आधारित प्रश्न क्या बनते हैं। विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। पहले नंबर पे आपके पास बन सकता है बिंदु ABC के मध्य संरेखीय दिखाने में, विभाजन सूत्र से भी संरेखीय दिखा सकते हैं। बिंदु A, B, C को संरेखीय दिखाने के लिए इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे संरेखीय दिखाएंगे बेटा, इसमें किसी C को ऐसे कुछ मान लेंगे बेटा,
ये ए हो जाएगा, ये बी मान लेंगे। मान लेते हैं बेटा सी वाला जो बिंदु है ये ए बी को, है ना, एम और एन में क्या करता है, विभाजित करता है। यहां से क्या निकालेंगे बेटा, एक्स और वाई के क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मतलब यहां पे क्या करेंगे, यहां का कुछ ना कुछ दे रखा होगा, है ना, तो यहां पे m के मान दोनों में रख के निकालेंगे। m के मान क्या आ जाए, m का मान दोनों स्थितियों में क्या आ जाए, समान आ जाए, तो क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे। तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे। ठीक है। बी मतलब एक तो प्रश्न ये बनने का तरीका हो सकता है। फिर विभाजन सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, विभाजन, एक तो प्रश्न बन सकता है विभाजन अनुपात निकाल दिया जाए। विभाजन अनुपात निकालने को हो सकता है, या विभाजन निर्देशांक, या विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इस पे आधारित प्रश्न हो। बहुत आसान, विभाजन बिंदु यही था ना, पी के निर्देशांक हमने लिखाना सिखा दिया। विभाजन अनुपात बताएंगे बेटा, यहाँ के निर्देशांक दे रखा होता है, ये अनुपात निकाले जाते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, ये सूत्र आपके पाठ्यक्रम में नहीं है बेटा, यही वाला सूत्र है, हमने बता दिया आपकी जानकारी के लिए। ये पाठ्यक्रम में विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, तो इस पर विशेष फोकस देने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। जो भी प्रश्न हम हल करेंगे इसकी सहायता से ही हल करेंगे। एक क्या हो सकता है, इसका विभाजन अनुपात निकालें। विभाजन अनुपात निकालने के साथ साथ में क्या निकालें, उसका विभाजन बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। अगर विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं तो विभाजन अनुपात पूछेगा आपसे। हाँ, कुछ ज्यामिति पर आधारित प्रश्न होंगे, है ना। तीसरे नंबर पे आ सकते हैं आपके पास ज्यामिति में, अज्ञात शीर्ष, ज्यामिति में अज्ञात शीर्ष, अज्ञात शीर्ष के निर्देशांक निकालने में। इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे आपके पास माध्यिका है ना, माध्यिका आप जानते हो कि त्रिभुज को क्या करती है। अगर सारी माध्यिकाएं एक साथ एक त्रिभुज में डालें तो माध्यिकाएं क्या करती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ 3:1 में विभाजित करती हैं। उस पर आधारित सवाल होते हैं। इन तीनों पर आधारित, जिसमें सबसे ज्यादा जो सूत्र बनता, सवाल बनता है, वो इस पे आधारित बनता है। अक्सर आपसे विभाजन अनुपात पूछता है, विभाजन के निर्देशांक पूछता है, ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके इसी पर आधारित है। इस पे आधारित एक सवाल मुश्किल से है और इस पे तो मिलते ही नहीं है, लेकिन इन पर आधारित प्रश्न मिलते हैं। हम ढूंढ के इन पे भी प्रश्न आपको कराएंगे। आशा है ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये बेटा ध्यान देते हैं, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से। मान लीजिए त्रिभुज है जिसके निर्देशांक ए के निर्देशांक x1, y1 है, बी के निर्देशांक x2, y2 और सी के निर्देशांक क्या है, x3, y3 है। तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र चलता है 1/2, ये x1, फिर चलता है बेटा y2 माइनस का y3, फिर चलता है x2, फिर यहाँ क्या आ जाता है y3 माइनस का y1, फिर क्या आएगा x3, यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। ये सूत्र है, इसमें रख करके हम सवालों को हल करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नोट करके देखिएगा जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, है ना, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसे कई बार मॉड में लिखा जाता है।
इसलिए इसे मापांक में लिखा जाता है। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न कौन कौन से बनेंगे बेटा? एक नंबर पर हमारे पास प्रश्न बनेगा कि बिंदु संरेख है, तो क्या करेंगे? ए कामा बी कामा सी तथा सी, ऐसे लिखो, तथा सी संरेखीय होंगे यदि क्या हो जाए? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अर्थात क्या हो जाए? इसका मान अगर हम निकालें तो क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब तो बिंदु क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। पहला। इस पे आधारित एक प्रश्न और है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो, है ना, शीर्ष के किसी निर्देशांक में कोई अज्ञात बिंदु को ज्ञात करना। अब नहीं समझ पाए होंगे आप। देखिए हो क्या रहा, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसके ए के निर्देशांक मान लीजिए यहां पर सपोज दैट जो भी है x1 कामा में k दे रखा हो और b के निर्देशांक मान लीजिए x2 कामा y2 है और c के निर्देशांक मान लीजिए x3 कामा y3 है और इस डेल्टा का मान इसने मान लीजिए 16 दे रखा है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या करेंगे? तब हम करेंगे क्या बेटा? जो ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को फिर यहां पर हम लोग कुछ इस तरीके से लेते हैं बेटा, ठीक है ना? क्षेत्रफल को क्या लेंगे? कुछ इस तरीके से लेंगे, मतलब प्लस माइनस करके इसका मान लेंगे और वही क्या करोगे बेटा? इसका सूत्र लगा दोगे, 1/2 ब्रैकेट में क्या x1, फिर क्या लेंगे बेटा? y2 माइनस का y3, फिर x2 लेंगे, x2 की जगह फिर क्या लेंगे? y3 माइनस का y1 और प्लस x3 और फिर क्या करोगे बेटा? y1 माइनस y2। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, एक अननोन आएगा। यहाँ देखिए उसे b न लेकर के यहाँ पे c ले लेते हैं, ये वाला c वाला मान लीजिए, है ना? ठीक है, या चलिए b लिख दिए, एक और पॉइंट लिख लेते हैं आपके पास, तीसरा लिख लेते हैं, है ना? त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्षों में, है ना, किसी अज्ञात निर्देशांक को ज्ञात करना जब बिंदु कैसे हो बेटा? संरेखीय हो। ठीक है, तो इसको क्या हल करेंगे बेटा? कुछ नहीं करते हैं, डेल्टा बराबर क्या कर दीजिए? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, क्षेत्रफल में अर्थात क्या करोगे आप? 1/2 ब्रैकेट में x1 क्या करोगे? y2 माइनस का y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 प्लस x3 ब्रैकेट में क्या करोगे? y1 माइनस y2 बराबर में क्या करोगे? 0। अथवा इसे कुछ ऐसा लिख लेंगे, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस x2 ब्रैकेट में कितना? y3 माइनस का y1 प्लस x3 ब्रैकेट में कितना? y1 माइनस y2 बराबर में 0। जब क्या होंगे बेटा? कुछ इस तरीके से मान लीजिए, a का निर्देशांक हमने मान लीजिए यहाँ पर k का y1 है और b का क्या दे रखा है? x2 का y2 दे रखा है।
या सी का निर्देशांक x3 y3 दे रखा है। ऐसी स्थिति में हम कह दे बिंदु कैसे संरेख है, तो संरेख होने में क्या होता है, इनका क्षेत्रफल 0 होता है। क्षेत्रफल 0 होता है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, के कहीं पे अननोन आएगा, हल कर देंगे, के का मान आ जाएगा। आसान है, चीज समझ में आएगी। विशेष बात ध्यान रखना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सिलेबस में अब है नहीं, आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, लेकिन जानकारी इस वजह से, चूंकि फर्स्ट ईयर आने पर ये चीजें पढ़ते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। इस विषय पे हमने चूंकि इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दे रहे थे, तो हमने इसको बता दिया, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आशा है ये इंट्रोडक्शन निर्देशांक ज्यामिति का आपकी समझ में आया होगा। आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहिए। समय समय के हिसाब से खेलना भी जरूरी है, खेलते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।